स्काई बिजनेस डैग्स ब्रेकिंग ब्रीफ्स। बीमा, बचत, लोन, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, टैक्स, एक्सक्लूसिव, होम ग्रेटर दैन एक्सक्लूसिव ग्रेटर दैन। म्यूचुअल फंड सही लेकिन निगरानी जरूरी। म्यूचुअल फंड सही लेकिन निगरानी जरूरी। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की विभिन्न एसेट क्लास का रिव्यू और रिबैलेंसिंग कितने समय के अंतराल पर करना चाहिए। मनी 9 हिंदी अपडेटेड ऑन September 13, 2023 सुबह के 11:58 भारतीय मानक समय। म्यूचुअल फंड सही लेकिन निगरानी जरूरी। निवेशकों के लिए निवेश से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना समझदारी भरा कदम होता है। लेकिन निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की विभिन्न एसेट क्लास का रिव्यू और रिबैलेंसिंग कितने समय के अंतराल पर करना चाहिए। इस पर मेरा मानना है कि 5 साल में अपने पोर्टफोलियो पर एक बार नज़र जरूर डाल लेनी चाहिए। दरअसल इन 5 साल में व्यक्ति की ज़रूरतें, परिस्थितियां और लक्ष्य बदल जाते हैं। इसके अलावा निवेश के विकल्प, प्रोडक्ट्स और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए भी यह अच्छी अवधि होती है। ऐसे में निवेशकों को गैर जरूरी बातों पर ध्यान देने के बजाय जिन बातों से उन्हें फ़ायदा हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। निवेशक चाहे तो 5 साल की अवधि के दौरान नुकसान वाले पोर्टफोलियो को बेच सकता है। हालांकि रिबैलेंसिंग का समय आने से पहले पूरी अवधि के दौरान इनको खरीदना और रोके रखना बेहतर रहता है। कोई वास्तविक कारण जैसे बाजार या फंड से जुड़ी कोई खबर या कोई निजी ज़रूरत जिसके लिए पोर्टफोलियो में बदलाव करना न हो तो मैं सरप्लस फंड लगाकर अपने मौजूदा एसेट एलोकेशन को बढ़ाती रहती हूँ। आइए आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग (MF पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग) के प्रमुख बातों से अवगत कराते हैं। मेरे अपने निजी अनुभव के आधार पर इसको 8 बिंदु से समझा जा सकता है। म्यूचुअल फंड AMC का चयन करना। एक फंड हाउस की CEO होने की वजह से मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या मेरा सारा निवेश इडलवाइस फंड में है। तो इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी हद तक मेरा पोर्टफोलियो इडलवाइस में है, लेकिन मेरे पास अन्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों AMC के म्यूचुअल फंड भी हैं। अगर बाहरी फंड के चयन की बात करूं तो मेरी नज़र में सबसे पहला पैमाना फंड मैनेज करने वाली टीम की क्षमता है। दरअसल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है। इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से मेरे लिए व्यावहारिक जानकारी हासिल करना आसान है, जिससे मुझे अतिरिक्त लाभ मिलता है। प्रत्येक AMC के पास विशेषज्ञता का अपना दायरा होता है, जैसे मिड कैप, वैल्यू या ग्रोथ। ऐसे में फंड AMC का चयन इसके अनुसार ही करना चाहिए। AMC फंड साइज। मेरी नज़र में AMC का साइज कितना है इसका कोई मायने नहीं है। मैंने बड़ी AMC को छोटी AMC से कमज़ोर प्रदर्शन करते हुए और छोटी AMC को मीडियम साइज की AMC बनते हुए देखा है। इस संदर्भ में देखें तो म्यूचुअल फंड स्कीम साइज काफ़ी मायने रखता है। ऐसी स्कीम पर खासकर स्मॉल कैप श्रेणी पर ध्यान देने से बचना चाहिए, जिसका साइज बहुत बढ़ गया है, फिर वह चाहे उसका प्रदर्शन कितना भी अच्छा रहा दर्ज किया गया हो। स्टार रेटिंग से फ़र्क नहीं। मेरा मानना है कि स्टार रेटिंग कोई मायने नहीं रखता है। मेरे नए पोर्टफोलियो में ऐसा कोई फंड नहीं है जो पोर्टल रैंकिंग या 5 स्टार रैंकिंग में सबसे ऊपर हो या सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हो। मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों को शॉर्टलिस्ट करती हूं और उनमें से अपनी पसंदीदा फंड का चुनाव करती हूं। एक 4 स्टार फंड जो अभी तक चार्ट के शीर्ष पर नहीं है, उसके नीचे जाने की संभावना नहीं है। मेरी नज़र में सबसे अच्छे प्रदर्शन की तुलना में निरंतरता बनाए रखना बेहतर है। सीप की राशि की समीक्षा जरूरी। महीने के आधार पर सीप प्रबंधन का अच्छा नतीजा निकलता है। सीप की वजह से मेरा निवेशक के तौर पर प्रदर्शन तकरीबन हमेशा फंड के प्रदर्शन से बेहतर रहा है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है तो मैं यूनिट्स इकट्ठा करती रहती हूं और ये तरीका कारगर है। यहां तक कि सीप का प्रदर्शन भी काफ़ी उत्साहजनक है, जो BF श्रेणियों में 14% से ज़्यादा और मिड कैप श्रेणियों में 18% से ज़्यादा है। एक और सीख यह है कि निवेशकों को अपनी सीप राशि की समीक्षा करते रहना चाहिए। बढ़ती आय के साथ हम अक्सर अपने SIP को नहीं बढ़ाते हैं। निवेशकों को कर चुकाने के बाद बची राशि पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही समय समय पर समीक्षा करना चाहिए और आप जितना निवेश बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाते रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा विकल्प। इडलवाइस के अलावा मैं किसी AMC की एक से अधिक स्कीम में निवेश नहीं करती हूँ। मैं एक खास फंड हाउस की तलाश करने का प्रयास करती हूँ। दरअसल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब निवेश संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों के बारे में जानकारी रखना है जो अलग अलग समय पर प्रदर्शन करते हैं। सक्रिय फंड बनाम निष्क्रिय फंड में से चुनना हो तो मैं अभी भी सक्रिय फंड पसंद करती हूं। हालांकि मैंने फ्लेक्सी या लार्ज और मिड कैप श्रेणी में एक निष्क्रिय फंड यानी इडलवाइस निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड शामिल किया है। मेरा मिड कैप, स्मॉल कैप और BF एक्सपोजर पूरी तरह से सक्रिय है और मैं इसमें सहज महसूस करती हूं। इक्विटी एक्सपोजर कम। अपने एसेट एलोकेशन को लेकर मेरा नज़रिया पुराने किस्म का है। इसका मतलब है कि मेरी अधिकांश म्यूचुअल फंड स्कीम्स का इक्विटी एक्सपोजर कम रहा है, यानी स्टॉक का मूल्य घटने पर पैसे गंवाने का जोखिम कम रहा है। मेरा सोचना थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी है, क्योंकि मेरे लक्ष्यों में अब घर बनाने जैसा प्रमुख लक्ष्य शामिल नहीं है।
अपने बेटे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए धन जुटाने के लिए भी मैंने एक अलग पोर्टफोलियो बनाया है। जटिल किस्म के प्रोडक्ट से बचें। किसी व्यक्ति का निवेश को लेकर महत्वाकांक्षी नजरिया हो सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो में जटिल प्रोडक्ट्स या क्लोज एंडेड यानी निर्धारित समयावधि वाले फंड से बचना बेहतर रहता है। निवेश करने या भुनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर कम ध्यान दिया गया है। जिस प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं उसके बारे में आपकी अपनी समझ भी होनी चाहिए और रिडेम्पशन प्रोसेस यानी फंड भुगतान प्रक्रिया की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। लिक्विडिटी यानी नकद भुगतान महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बिजनेस जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने रहे।